Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल इन कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर राजस्थान। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम विलयन की जो सांद्रता की इकाइयां हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे, कुछ 4-5 न्यूमेरिकल भी किए थे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है विलेयता। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विलेयता होती क्या है। विलेयता क्या होती है? निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में विलय की घुली हुई मात्रा को हम बोलते हैं विलेयता। यानी विलेयता क्या है? निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में विलय की घुली हुई मात्रा विलेयता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि विलयन क्या होता है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये मेरे पास सॉल्वेंट है जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, यानी विलायक है। अब ये जो विलायक है, यानी ये तो क्या है भाई, विलायक। इस विलायक में मुझे क्या डिजोल्व करना पड़ेगा? विलय। यानी इसमें मैं क्या घोलूंगा? विलय। और जो विलय होगा, ये ब्लैक ब्लैक मैंने बना दिया है, ये विलय है, ये डिजोल्व है पूरा। तो बात समझना क्या है, हम जो विलेयता है वो विलेयता दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता, पहला। सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता, और इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कि जब द्रवों में विलेयता पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो विलायक है ना वो तो कैसी प्रकृति का होगा? द्रव। और जो मैं विलय इसमें डिजोल्व करूंगा वो विलय क्या तो हो सकता है? ठोस, और क्या हो सकता है? द्रव। जब मैं किसी द्रव विलायक के अंदर कोई विलय ठोस डालूंगा तो उसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। एक अगर मैं विलय कैसी प्रकृति का ले लूं? गैस प्रकृति का, तो द्रवों में गैस की विलेयता हो जाएगी। क्लियर है? अब सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हम ये पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे एक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मैंने लिया विलायक के रूप में ले लिया जल। क्या लिया? जल। और विलय के रूप में मैंने ले लिया कोई शुगर ले ली या नमक ले लिया। तो नमक कैसा होता है? साल्ट जो होता है, नमक कैसा होता है? सॉलिड। तो हम ये मान लो कि जल के अंदर हमें कोई विलय है, वो कैसा डिजोल्व करना है? सॉलिड। तो उसकी विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उनकी विलेयता को प्रभावित करेंगे? ठीक है, तो ये समझ में आया कि विलेयता पढ़ रहे थे, विलेयता है क्या। और फिर अपन ये पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे
सबसे पहला टॉपिक है ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ रहे टॉपिक। और इस टॉपिक में सबसे पहले पॉइंट आता है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, एक सिद्धांत पढ़ा है कि समान समान को घोलता है। एक कंसेप्ट है क्या कि समान, सेम लाइक सेम, समान समान को घोलता है, ये सिद्धांत है। अच्छा, कोई भी विलय हो वो विलायक में घुलेगा या नहीं घुलेगा, घुलेगा तो कितना घुलेगा, क्या सभी विलय विलायक में घुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये कंसेप्ट किस पे चलता है कि समान समान को घोलता है। इसका एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। यदि कोई ध्रुवीय विलायक है, मैंने कौन विलायक दिया कैसा, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुल जाएगा और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुल जाता है। यानी समान समान को घोलने का मतलब यह है कि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुल जाता है। बट कभी भी ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलता, या फिर मैं कहूं अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलता। यानी जब घुलने की बात आए तो दोनों जो है विलय और विलायक समान होने चाहिए नेचर के अंदर। कैसे, अब एग्जांपल देखते हैं। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुल जाता है कैसे, H2 जो है एक विलायक होता है द्रव, और एक कैसी प्रकृति का होता है भाई, ध्रुवीय। क्लियर। मैं कहूं NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब कैसे होते हैं, ध्रुवीय। एक बात हम करें, नेपथलीन, बेंजीन, ये सब कैसी होती है, अध्रुवीय। तो बात करते हैं क्या कि जो जल है उस जल के अंदर, यानी लिक्विड जो ध्रुवीय विलायक जल है उसके अंदर कौन घुल जाएगा, इन दोनों में से NaCl घुल जाएगा, KCl घुल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड घुल जाएगा, क्योंकि H2 जो है वो कैसे प्रकृति का है, ध्रुवीय। जबकि ये विलय है ये भी कैसी प्रकृति का है, ध्रुवीय। तो H2 के अंदर ये चीज घुल जाएगी, जितने भी कंपाउंड दिए हैं ध्रुवीय, ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बट जल के अंदर नेपथलीन नहीं घुलेगी, ना ही जल के अंदर बेंजीन कभी घुलेगी, क्योंकि ये कैसा है, अध्रुवीय। लेकिन मैं आपसे कहूं कि नेपथलीन जो है वो बेंजीन में घुल जाएगी। नेपथलीन जो है वो किस में घुल जाएगी, बेंजीन के अंदर घुल जाएगी, क्योंकि नेपथलीन कैसा है, अध्रुवीय, और बेंजीन भी कैसा है, अध्रुवीय। लेकिन बेंजीन के अंदर NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड कभी भी नहीं घुलेंगे। तो ये हम सबसे पहले विलेयता पढ़ रहे हैं, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, विलय और विलायक की प्रकृति। ये कहा गया कि समान समान को घोलता है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुल सकता है, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुल सकता है। कभी भी ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा, या मैं कहूं अध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। क्लियर है। यानी समान होने चाहिए, तब तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। एक पॉइंट और आता है कि जो जल है इसके अंदर अल्कोहल, आपकी शर्करा जितने भी है वो भी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है।
क्योंकि ये शर्करा जो अल्कोहल होते हैं या स्टार्च जो होते हैं, ये जाके जल के साथ में हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेने के कारण ही ये दोनों तीनों भी क्या हो जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ, विलय और विलायक की प्रकृति। क्लियर? अब दूसरा जो है वो है ताप का प्रभाव। पहला विलय और विलायक की प्रकृति खत्म, अब दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है ताप का प्रभाव, यानी विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो है वो है ताप का प्रभाव। थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया है कि यदि कोई विलय को जब हम विलायक में घोलते हैं और यदि वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, कोई भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो, तो उसके लिए आप ताप कम करोगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। क्लियर है? और यदि कोई ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम, यदि कोई विलय को विलायक में घोलने पर वो प्रक्रम कैसा हो? ऊष्मा शोषी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता इंक्रीज होगी। ये एक थर्मोडायनेमिक्स का रूल था, ला-सातले का नियम है ये, कि यदि कोई प्रक्रम आपके पास ऊष्माक्षेपी होता है तो ताप कम करोगे, विलेयता बढ़ेगी। ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये किसका रूल है? ला-सातले का नियम है। किसका नियम है? ला-सातले का नियम। जैसे मैं आपसे बात करूं, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये जो मैंने साल्ट दिए हैं ये क्या है? एक और है पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो साल्ट दिए मैंने, ये साल्ट जो है यानी ये विलय, इनको यदि मैं जल में घोलता हूं, यानी इनको यदि मैं जल में घोलता हूं तो ये जो प्रक्रम है ये ऊष्मा शोषी होता है। कैसा होता भी? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। अब बताओ, तो इनके लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? तो मैंने कहा ये जो प्रक्रम है कैसा है? ऊष्मा शोषी है। तो आपको पता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए जब भी ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका एक दूसरा मैंने ये कहा कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, ये जो है तो इनका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, लिथियम सल्फेट है, तो ये जो प्रक्रम होता है ये कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी। यदि इनको हम जल के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये क्या ऐसा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी। तो आप बताओ इनके लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी? तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि देखो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए अगर ताप कम कर दोगे तो विलेयता बढ़ती, और यदि ताप ज्यादा कर दिया तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम। क्लियर है? तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हुआ। अभी तक दो इफेक्ट पढ़े, फर्स्ट विलय और विलायक की प्रकृति, सेकंड कौन सा पढ़ा है? ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में एक साइंटिस्ट है ला-सातले, इन्होंने ये कहा कि कोई भी प्रक्रम जब आपका ऊष्माक्षेपी होता है तो टेम्परेचर कम करोगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी, या उल्टा बोलूं कि ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन यदि कोई ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, या ताप कम करोगे तो विलेयता कम हो जाएगी। तो ये किसका प्रभाव पड़ा अपन ने? ताप का प्रभाव। नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है वो है दाब का प्रभाव। किसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम? दाब का प्रभाव। अब ध्यान देना कि हम जो द्रव के अंदर किसी विलय को डिजोल्व कर रहे हैं, कैसा नेचर का है? ठोस का। और ठोस जब होता है तो ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव
नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस जो होते हैं वो एसएमपीडी होते हैं, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो अभी तक अपने पढ़े हैं, ये अपने पढ़े हैं ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। 3 पढ़े, विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी अब जो विलय होगा वो कैसा होगा, गैसीय नेचर का होगा। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में क्या होता है, देखो, यदि कोई भी गैस की प्रकृति, यानी गैस जो है अगर आप द्रव में डिजोल्व करोगे तो वो अवशोषण गुणांक पर डिपेंड करती है। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक क्या होता है, विलाय की निश्चित मात्रा में गैस की कितनी मात्रा घुली हुई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अवशोषण गुणांक से। इसका मतलब ये हुआ जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उस गैस की विलेयता ज्यादा होगी, और जिस गैस का अवशोषण गुणांक का मान कम होता है उसकी विलेयता क्या होती है, कम। दूसरी बात, यदि कोई गैस किसी विलायक से रिएक्शंस करती है या क्रिया करती है और कोई यौगिक बनाती है तो वो गैस उतनी ही जल्दी क्या होगी, विलयशील होगी। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया है, उस अमोनिया गैस को मैंने जल में डिजोल्व कर दिया तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनीकरण हो सकता है इसका NH4+ में और OH- में। तो अमोनिया जल में क्या हो जाएगी, विलयशील, क्योंकि जब कोई गैस किसी विलायक से क्रिया करके कोई यौगिक बनाती है और वो आयनीकरण हो जाता है तो गैस उस विलायक के अंदर उतनी ही जल्दी से डिजोल्व हो जाती है। दूसरा अपने लिखा CO2 + H2, ये रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये किस में टूट जाता है भाई, 2H+ में और CO3- 2 में। तो CO2 और अमोनिया जल में क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। क्लियर है, इन गैसों का अवशोषण गुणांक, कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का क्रम क्या होता है, अवशोषण गुणांक का क्रम दे रखा है। क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो अवशोषण गुणांक होता है अमोनिया का होता है, फिर किसका दिया उसने, HCl का दिया, HCl के बाद H2S CO2, H2S CO2, O2, H2, N2 और हीलियम गैस। ये कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का क्या है, क्रम है। अब इसका मतलब ये हुआ जिस गैस का अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा है वो गैस उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विलयशील। तो यह अवशोषण गुणांक का क्रम है, याद हो जाए तो बेटर, नहीं तो यार थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। भाई अमोनिया का सबसे ज्यादा अमोनिया HCl H2S CO2 O2 H2 N2 हीलियम, तो यह अवशोषण गुणांक का क्रम है। इसमें सबसे ज्यादा विलयशील कौन हुआ, अमोनिया होगा, क्योंकि इसका अवशोषण गुणांक का मान क्या है, ज्यादा है। फिर HCl का है, फिर H2S का है, फिर CO2 का है, फिर O2 का है, फिर H2 का, फिर N2 का, लास्ट में क्या है, हीलियम। तो ये जो अपन ने पढ़ा अभी तक, ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ कि गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला टॉपिक गैस की प्रकृति। कोई गैस यदि किसी विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है और वो यौगिक आयनीकरण हो जाता है तो वो गैस उस विलायक के अंदर उतनी ही जल्दी से क्या होगी, विलयशील होगी। और गैस की जो विलेयता है वो किससे डिपेंड की जाती है, अवशोषण गुणांक से। अवशोषण गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति ये कहा जाता है ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी, अध्रुवीय गैस है ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी। जैसे मैं आपसे कहूं ये H2O के अंदर ये H2 कैसा है, ध्रुवीय है। अमोनिया गैस भी कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। और एक में गैस दे दूं हाइड्रोजन और एक मैंने गैस दिया N2, एक ये गैस दे दी, ये कैसी गैस है, अध्रुवीय। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है वो तो होती है अध्रुवीय, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता वो कैसी होती है, ध्रुवीय। तो देखो अमोनिया जो है वो ध्रुवीय गैस है, वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है, लेकिन ये कम घुलनशील, ये घुलेगी नहीं, जब भी घुल भी गई तो बहुत कम रेयर केस में घुलती है, क्योंकि ये कैसी होती है, अध्रुवीय। तो दूसरा टॉपिक भी क्लियर हुआ कि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय गैस है ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय गैस है अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है। क्लियर है। तो तीसरा जो टॉपिक आप पढ़ेंगे हम वो है ताप का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक है ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में देखो क्या होता है। पहली बात बता दूं कि कोई भी जब गैस को किसी विलायक में डिजोल्व करते हैं तो ये जो प्रक्रम है यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा, प्लस क्या निकलेगी, उष्मा। यानी ये जो प्रक्रम है ये कैसा है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। जब किसी गैस को किसी विलायक के अंदर डिजोल्व करते हैं तो प्रक्रम कैसा होता है, उष्माक्षेपी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जो पढ़ के आए ला सातले का नियम कि कोई भी प्रक्रम यदि उष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता कम होगी। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी गैस के लिए अगर आप ताप बढ़ाते हो तो उसकी विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि गैस का विलायक में डिजोल्व होना एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। और लासातले कहते हैं कि उष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए यदि ताप बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता कम हो जाती है। क्लियर है। लेकिन इसमें एक अपवाद आते हैं, एक तो हाइड्रोजन का और एक हीलियम। ये दो गैसें ऐसी हैं जब इन गैसों को हम विलायक में डिजोल्व करते हैं, ये घोलते हैं, तो प्रक्रम जो है वो कैसा होता है, उष्माशोषी। तो इन गैस के लिए यदि आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। बस ये दो अपवाद हैं, दो गैसें हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर है। तीन टॉपिक क्या हो गए, क्लियर हो गए। फोर्थ जो टॉपिक आएगा डी, वो आएगा दाब का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है गैसों की, इस दाब के प्रभाव। अच्छा, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। क्लियर है। तो देखो दाब का क्या प्रभाव होता है गैसों की विलेयता पर, और एक किसने समझाया था, हेनरी ने। तो हेनरी का नियम पढ़ेंगे फोर्थ में। यानी डी ऑप्शन जो हम पढ़ रहे हैं, डी कारक जो है वो दाब का प्रभाव है, दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव को किसने समझाया था, हेनरी ने, जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। देखो हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम है, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता को मैंने स्मॉल m मान लिया और गैस का जो दाब है उसको मैंने P मान लिया, तो हेनरी के नियम से मैं लिख सकता हूं m समानुपाती P।
और आपको पता है m समानुपाती पी है, समानुपाती घटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है k डॉट p लिख सकता हूं। यहाँ m जो है वो क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, p क्या है, गैस का दाब, और k क्या है, स्थिरांक है, जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। अब वो कहते हैं यदि किसी गैस की घुली हुई मात्रा को किसके रूप में ले लिया जाए, मोल भिन्न के रूप में, यानी m बराबर में क्या मान लू, x गैस, यानी मोल भिन्न किसकी, गैस की, और तो जो p गैस का दाब था, वो जो p है वो गैस का क्या हो जाए, आंशिक दाब, p क्या हो जाए, गैस का आंशिक दाब। तो हेनरी के नियम से हम कह सकते हैं कि किसी गैस एक निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, एक निश्चित ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, P बराबर के एच डॉट एक्स गैस। यहां जो P है, ये P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, x गैस क्या है, मोल भिन्न है गैस की, KH जो है, ये KH जो यहां पे होगा वो होगा हेनरी स्थिरांक। क्लियर है? यदि मैं आपसे कहूं कि P बराबर की x है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x गैस इज इक्वल टू के एच अपॉन, सॉरी देखो P अपॉन x गैस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P अपॉन के एच, ये लिख सकता हूं यहां से। तो देखो यदि दाब मैं क्या कर दूं, स्थिर, दाब की कंडीशन दे, दाब कांस्टेंट हो, तो x गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन के एच, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, हाँ है ना। और यहां से हम कह सकते हैं कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो x गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम। यदि दाब समान है और दाब बढ़ा दिया, तो आप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक की वैल्यू बढ़ती है, हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो x गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपका खत्म होगा, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से पढ़े, गैस की प्रकृति, ताप का प्रभाव, विलाय की प्रकृति, दाब का प्रभाव। क्लियर? तो ये खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट रहा हेनरी का नियम क्या है। ठीक है, आई होप समझ में आया। धन्यवाद।